स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आज शुरू करने जा रहा हूं आपको 10वीं का हिंदी। देखिए 10वीं के हिंदी को हम गोधूली के नाम से जानते हैं और गोधूली का मतलब होता है वैसा समय जब सूर्यास्त होने वाला हो, हुआ नहीं हो, सूर्यास्त होने वाला हो, आधा सूर्य हमसे ओझल हो गया हो और आधा दिख रहा हो। जैसा कि आपके किताब पर फोटो दिया गया है वैसे समय को हम गोधूली कहते हैं। तो 10वां वाले किताब का नाम आपका गोधूली है और इसके अंतर्गत आपको 24 चैप्टर पढ़ने हैं। वह 24 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा 24 दिन में। आप अगर इन चैप्टर को बढ़िया समझना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा ऐसे कि याद हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे और न ही सब्जेक्टिव। मैं इस पर आपको व्याकरण भी जिस तरह से एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव्स बना करके पहले परिभाषा पढ़ाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स बना करके पढ़ाऊंगा। तो आप चाहते हैं हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं शुरू करता हूं। देखिए अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह विषय के जो अंतर्गत पाठ पढ़ना है उस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इससे संबंधित आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप ध्यान में हैं, रखते हैं, इन चीज़ों को याद कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम से पूछेंगे। आप जब नहीं पूछेंगे आप एग्जाम दे करके आइए और फिर हमसे पूछ लीजिए, बात कर लीजिए कि सर नहीं पूछा था। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव लिखने में भी इसका जरूरत पड़ता है और ऑब्जेक्टिव में तो इसकी जरूरत पड़ता ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ है जो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने जो श्रम का विभाजन किया गया, मतलब काम का विभाजन जाति के आधार पर किया गया है, उस पर लिखे हैं एक निबंध में। इसमें आपको वह हम पढ़ाएंगे, किताब पढ़ाएंगे उस समय। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। देखिए विष के दांत मतलब जहरीला शब्द या जहरीला चीज कुछ ऐसा है। एक इसमें पात्र है खोखा, उसके विषय में आपको पढ़ना है। सेन साहब है कि किस तरह से अमीरी का विष लोगों में व्याप्त रहता है और गरीब कैसे उस विष को तोड़ देता है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद में है भारत से हम क्या सीखे। तो इसके लेखक हमारे मैक्स मुलर है और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जैसे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है ना, साहित्य की कौन सी विधा है, ये आप एग्जाम में पूछता है तो वह निबंध है। और विष के दांत कहानी है। भारत से हम क्या सीखे, यह मैक्स मुलर का लिखा हुआ एक भाषण है। इसके बाद में हमारा 4 नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। जी हाँ, आप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो नाखून आपका बढ़ता है, काटते हैं, मम्मी पीटती है, सर जी भी पीटते हैं, वह नाखून बढ़ते क्यों है, इस चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है इसको, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूल्य जी। ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, यह नागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। तो नागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कितनी पुरानी हमारी लिपि है, इसके विषय में लिखे हुए हैं गुणाकर मूल्य अपने निबंध है नागरी लिपि में। बहादुर एक नेपाली नौकर है जो भारत में नौकरी करने आता है। तो किस तरह से परिवार में लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं, इस मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अमरकांत ने अपने कहानी बहादुर में किया है। ठीक है, उसके बाद में परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा, जो हमारी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज है, वह कितना हद तक ठीक है, उसका मूल्यांकन यहाँ पर किस तरह से करना चाहिए हमको, वह अपने निबंध में लिखते हैं रामविलास शर्मा। जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज जो है उनका जो नृत्य था कथक, उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। मेनली इसमें बिरजू महाराज कैसे थे, किस तरह से उनका जीवन कटा, उनके पिताजी का जीवन कैसे था, कहाँ कहाँ वो डांस किए, किस तरह से उनको प्राइज मिला, पुरस्कार मिला, ये सारे कुछ को हम यहाँ पर जानेंगे। जित मैं निरखत हूँ। आविन्यो एक शहर है जहाँ पर अशोक वाजपेयी गए हुए थे महाभारत के संबंध में, तो इसके विषय में भी हम जानेंगे इस किताब के माध्यम से। इसके बाद में मछली के लेखक हमारे विनोद कुमार शुक्ल है, जो एक कहानी है।
इसके बाद में नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ है, यह व्यक्ति चित्र है। और शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी का लिखा हुआ है, जो शिक्षा शास्त्र है। तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, और मैं 12 और दे रहा हूं, इंतजार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग को पढ़ना है अब कविता। देखिए कविता भी आपको 12 को पढ़ना है और 5 को और पूरक पढ़ना है। तो यहाँ से 12 12 24 और 5 हो गया 29वां अध्याय पूरे पढ़ना है आपको, ठीक है। यानी कि महीना दिन अगर सही से आप मेरे साथ समय दे देते हैं तो आपको मैं हिंदी का चैप्टर जो है कि पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में व्याकरण क्लास शुरू होगा, तो व्याकरण क्लास और को लेने के लिए और हिंदी को अच्छी तरह समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे गुरु नानक जी ने लिखा है, राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा। राम के नाम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह 2 पद दिए गए हैं इसमें, जिसके लेखक हमारे हैं गुरु नानक। आगे हमारे हैं, प्रेम ऐनी सी राधिका प्रेम रन श्री नंद नंद। आपको बताएंगे हम कि प्रेम वास्तव में होता क्या है, जिसको जानने के लिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से प्रेम का शुरुआत किया था मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए, इसके लेखक हमारे हैं रसिक कवि रस खान। रसिक कवि रस खान, इनको रसिक कवि कहा गया है। रस खान को करेले के कुंजन ऊपर वारो, ये दोनों एक ही 2 पद है, एक ही अध्याय का नाम होगा। उसके बाद में अति सुधो प्रेम के अति सुधो स्नेह के मारक है, इसके लेखक हमारे घनानंद है। उसके बाद में स्वदेशी रामदेव मत समझ लीजिएगा, ठीक है। स्वदेशी का मतलब अपने देश में क्या है नहीं है, कैसे हम लोगों ने अपने भारतीय परंपरा को छोड़ करके और विदेशी परंपरा को अपना लिए हैं, जिसका हमारा मूल विनाश होने पर लगा हुआ है। तो इस चीज को समझाने का प्रयास हमारे कर रहे हैं प्रेमघन। प्रेमघन को का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो एग्जाम में सिर्फ प्रेमघन भी दे सकता है या बद्री नारायण चौधरी भी दे सकता है, आप पूरा कर लेंगे उसको। भारत माता कविता के लेखक हमारी लेखक हैं, मतलब ये कवि कहिए सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद में जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर या दिवाकर भी इनको कहते हैं। इनका कविता है हमारा जनतंत्र का जन्म। उसके बाद में हिरोशिमा के लेखक हमारे अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम आपको याद होगा, नहीं याद कर लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका अकेले का नाम है, पूरे फैमिली का नहीं। तो इस तरह से हिरोशिमा के लेखक हमारे कौन है? अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम पूछता है कभी कभी कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हिरोशिमा में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ जापान पर, और किस तरह से विनाश हुआ जापान का अमेरिका के द्वारा, और उसके बाद में क्या परेशानियां हुई परमाणु बम गिरने के बाद, इसके विषय में। दूसरा हमारे है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नयन का लिखा हुआ एक कविता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वृक्ष किस तरह से मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है और उसको काटने का मतलब हत्या करना कैसे होता है, इसका सजीव चित्रण किया है हमारे कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या पाठ में। उसके बाद में हमारी नींद वीरेंद्र डगवाल का लिखा हुआ है कि जब हम सो जाते हैं तो हम सो जाते हैं लेकिन सृष्टि नहीं सोती है, वह अपने काम करती रहती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे सोने के बाद काम करते रहते हैं, तो वो उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें इसको। इसके बाद में है अक्षर ज्ञान, अनामिका का लिखा हुआ। ये काफी अपने जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, अभी दिल्ली में रहती है, प्रोफेसर है। अनामिका का लिखा हुआ अक्षर ज्ञान कि बच्चा किस तरह से अक्षर लिखना जब शुरू करता है क, तो उसको किस तरह की परेशानियां आता है और कैसे वह मेहनत करके क लिखना सीख जाता है और वह आगे बढ़ जाता है। तो इसको आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और बने रहें। लौट कर आऊंगा फिर,
जीवनानंद दास लिखे हुए हैं, यह बंगाल के हैं कवि। और उसके बाद में मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के ने कहा है कि यदि भक्त नहीं होगा तो भगवान का क्या होगा। ऐसे कई तुलना उन्होंने किया है भगवान के साथ अपने को। इसको जानना है तो आप मेरे चैनल पर बने रहे, मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा और आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको बताए ही हैं कि आपको 29 को अध्याय पढ़ना है। 29 में आपको 24 को अध्याय गोधूली में है और 5 को अध्याय पूरक में है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं 5 अध्याय यह भी जो कहानी के तौर पर दिया हुआ है। इससे भी आप एग्जाम में कुछ 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इससे नहीं मतलब ये पांचों को पढ़ लीजिएगा तब उस 5 अध्याय से 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा का लेखक हमारे श्रीनिवास हैं, इसको याद कर लीजिएगा। दही वाली मगम्मा, इस अध्याय में आपको सास पतोहू के बीच के संबंध को और बेटे के बीच के संबंध को बताया गया है कि किस तरह से सास पतोह और बेटे के बीच का संबंध होता है, किस तरह किसका महत्व है, इसको मैं बताऊंगा आपको। ढाते विश्वास के लेखक हैं सात कोड़ी होता। माँ के आपका है ईश्वर पेटलीकर। क्या? ईश्वर पेटलीकर। माँ ये सारे हिंदी के नहीं हैं, दूसरे भाषाओं के, कोई कन्नड़ का है तो कोई उड़िया का है, लेकिन उसको अनुवाद किया गया है हिंदी में ताकि आप लोग भी समझ सके। जो कहानियां कविताएं दूसरे भाषाओं में अच्छी होती हैं उनको भी दूसरे भाषाओं में, यानी कि हिंदी होगा तो संस्कृत में, संस्कृत है तो हिंदी में लेखक अनुवाद करके देते हैं ताकि हम लोग भी पढ़कर उनके अच्छी बातों को सीख सकें। तो ये सारे कविताएं जो नाम आप देख रहे हैं कि भाई सात कोड़ी होता नाम है, इस वक्त पेट लीकर है, भाई पेट से लीक हो गया हुआ है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। ठीक है, पेट लीक नहीं इनका है, पेट ठीक है। तो यह दूसरे भाषाओं में नाम थोड़ा सा अजीब होगा। ठीक है, तो यह ईश्वर पेट लीकर लेना है इसके माँ का। उसके बाद में नगर में आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि नगर के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं। सुजाता इसके लेखक हैं। और उसके बाद में धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया। तो इस तरह से पांचों आप धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया, इसमें माँ, इसमें भी एक माँ की ही कहानी है। ठीक है, कैसे उसके 3 बेटे रहते हैं फिर भी सब अपनी माँ का देखभाल सही से नहीं करते हैं, ताकि आप लोगों में भी माँ के प्रति एक प्यार आ सके। इसको लिए हमारे इस कहानी को शामिल किया गया है इसमें। तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि मैं आपको हिंदी का पूरा तैयारी करा सकूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। मैं आपको कोचिंग पढ़ाने वाले सर से भी अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल टीचर ही हूँ, मेरे यहाँ भी एक क्लास चलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।